हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू दी MK जैन क्लासेस। और बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हमने थोड़ा सा सफ़र तो तय किया है, और उस सफ़र को तय करते 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 हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं बेटा टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टूल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एंजाइम्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि क्यों बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, कौन से थे जो सबसे पहले आइसोलेट हुए थे, कहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं ना एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, और इनके बारे में इज MR जो भी आप बोलते हैं ना, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल्स कर ली हैं, ठीक है। और किस तरह के ये एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ये कैसे फ्लैंकिंग एंड्स जिनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं वो, या कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर लाइगेजेस की बात हमने कर ली थी कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट देंगे एक पर्टिकुलर साइट पे, तो उसके बाद ज्वाइनिंग भी तो करनी है ना, लाइगेशन जुड़वाना भी है। तो वो सारा का सारा काम कौन करते हैं बेटा? DNA लाइगेजेस। कैसे लाइगेजेस होते हैं बेटा? ये TU लाइगेजेस होते हैं। ये T4 या TU भी बोल देते हैं इनको, लाइगेजेस। DNA पॉलीमरेज का फंक्शन हमें पता ही है, पॉलीमराइजेशन भी कराएगा, प्रूफ रीडिंग भी कराएगा। और एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस ये किस लिए होते हैं? बताया था ना, टू प्रिवेंट रीसर्कुलराइजेशन। अब जैसे ये है कोई प्लाज्मिड, हमने बेटा इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, इन दो हिस्सों से हमने यहाँ पे कट लगाया, तो एक हिस्सा यहाँ पे होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, है ना। प्लाज्मिड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। तो इधर भी क्या होगा? यहाँ पे होगा 3 प्राइम, यहाँ होगा 5 प्राइम। अब 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है बेटे? हमारे पास फ्री फॉस्फेट ग्रुप। और 3 प्राइम पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्री OH ग्रुप। तो इनकी टेंडेंसी नहीं है आपस में जुड़ के फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाने की। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम पे, 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट है वो 3 प्राइम के OH के साथ क्या बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है? दैट इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर वो बन गया तो ये प्लाज्मिड यहीं पे ऐसे जुड़ जाएगा। हमें जोड़ना थोड़ी है, हमने तो इसके अंदर क्या डालना है? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाके डालना है। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट से पहले ही अगर ये आपस में ही जुड़ गया, कटा हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ इस प्लाज्मिड को काटने का? तो इस रीसर्कुलराइजेशन को, इसकी रीबाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि एंड खुला ही रहे, हम क्या चुस्ती करते हैं? हम ये जो 5 प्राइम पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है ना बेटा, इसी को रिमूव कर देते हैं। ये काम होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस का, जिससे क्या हो जाती है? रीसर्कुलराइजेशन प्रिवेंट हो जाती है। गॉट इट? चलिए, अब ये वाले टूल्स तो हमने कर लिए। नाउ टुडे विल टेक अप दी वेक्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा वेक्टर भी। तो देखो इस चैप्टर को वही है, अगर तो डर डर के पढ़ोगे, वैसे डरने वाली आपको अभी तक कोई चीज़ लगी ही नहीं होगी कि हम डर गए अरे बड़ी मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, सब इजी है। सिर्फ नेम और टर्म्स को पहचानना सीखो, बस उनसे रिलेटेड जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज मोर 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 देन सफिशिएंट टू यू। तो आज आ जाइए बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स पे। अब वेक्टर क्या चीज होती है? बताया था ना, वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेहिकल और कैरियर्स कैरियर्स दैट कैरीज दी foreign DNA, that carries the फॉरेन डीएनए समझते हो ना? फॉरेन डीएनए को अभी तक हम क्या बोल रहे थे? दैट वाज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, या हम इसको और क्या बोल रहे थे? डिजायरेबल जीन, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? एलियन डीएनए भी बोल सकते हैं। तो सब इसी के नेम है। एलियन डीएनए, डिजायरेबल डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल जीन, फॉरेन डीएनए, जो भी हमें एक जगह से काट के दूसरे में डालना है। तो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है एंड ट्रांसफर्स इट टू दी होस्ट। क्या करता है? ये कैरी करता है फॉरेन डीएनए के पीस को और फिर इसको ट्रांसफर करता है होस्ट में। देखो हमने यहाँ पे किया भी था ना, ये है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये था हमारा फॉरेन जीन। फॉरेन जीन को क्या मैंने डायरेक्टली उठा के होस्ट में डाल दिया? ई कोलाई में नहीं डाला ना, पहले इस फॉरेन जीन को हमने किसी एक अच्छा हमने कॉम्पिटेंट वेक्टर ढूंढा कि किसके ऊपर सवारी कर सकता है। जैसे आप लोगों को कहीं मूव करना हो, है ना, घर पे आपका अपना ओन व्हीकल अभी नहीं है, मे बी सर्विसिंग के लिए गया है कहीं, कई बार हम प्रेफर भी नहीं करते कि ठीक है यार टैक्सी से चलेंगे, तो आप ओला उबर बुलाते हो ना, तो आप देखते हो ना
सीडान लेनी है, हैचबैक लेनी है, कौन सी है ना, आपकी चॉइस होती है भैया, क्या हमारे स्टैंडर्ड से मैच करी है या क्या हमारी सरकमस्टेंसेस के हिसाब से हमें अभी सूट करेगी। तो हम लोग जैसे देखते हैं ना कि क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जैसे लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इनोवा मिल जाए तो मज़ा आ गया, पायलट सीट्स पे बैठ के जाएंगे, है ना। छोटा मोटा लोकल ही है, ये ठीक है, इधर तक जाना है, ठीक है, हैचबैक भी चलेगी। तो हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं ना जो चीज़ें हमें सूट करें। ऐसे ही ये जो फॉरेन जीन ऑफ डीएनए है, इसको सूट करता हुआ कौन सा ऐसा अच्छा वेक्टर है जिसको ये, जो वेक्टर इसको आराम से अपने अंदर समा भी लेगा, अपने ऊपर बिठा भी लेगा और इसको आराम से होस्ट के अंदर भिजवा भी देगा। तो हम कैसा ढूंढते हैं, एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना आइडियल वेक्टर। तो इस फॉरेन डीएनए को आइडियल वेक्टर के अंदर बिठाया। कैसे बिठाया, जिन एंडोन्यूक्लिएजिस से हमने फॉरेन डीएनए को कट लगाया, उन्हीं एंडोन्यूक्लिएजिस से हमने ये जो हमने वेक्टर यूज़ किया, यहाँ पे क्या यूज़ किया है इसमें, प्लाज्मिड, उसको भी उन्हीं एंडोन्यूक्लिएजिस के साथ कट लगवाना है ताकि कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स प्रोड्यूस हो जाए, स्टिकी एंड्स जो यहाँ पे हैं उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए। तो वो दो स्टिकी एंड आपस में बड़ी अच्छे से, बड़ी जल्दी से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, उसके बाद क्या बन जाएंगे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो बेटा ये प्लाज्मिड है, ये फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को हमने देखो, फॉरेन डीएनए इन्होंने बनाया है ब्लू कलर का, इसको हमने बिठा दिया है इस ब्लैक कलर के प्लाज्मिड के अंदर, ये बिठा दिया तो ये चढ़ गया इसके ऊपर। इट इज एक्टिंग एज अ व्हीकल और अ कैरियर फॉर दी फॉरेन डीएनए, इसके अंदर बिठा दिया। अब इस प्लाज्मिड को हमने डाल दिया इन दी होस्ट सेल। अब होस्ट सेल के अंदर जाके जैसे जैसे होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी इन दी कल्चर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब हमारा ये जो वेक्टर था, अब ये वेक्टर क्या है, इसके अंदर फॉरेन जीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको जब हमने होस्ट में डाल दिया तो होस्ट की मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमारा आर डीएनए भी मल्टीप्लाई होता रहेगा और मल्टीपल कॉपीज बना देगा, जिस स्टेप को हमने कहा था जीन क्लोनिंग। हमने अपने डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर ली, विच इज नोन एज जीन क्लोनिंग। गॉट इट। चलो इतना हो गया था हमारे पास। तो ये जो आज वेक्टर है ना, वेक्टर, तो पहले टूल थे एंजाइम, कि भैया ये जो फॉरेन जीन है इसको काटना है और जब इसके अंदर बिठाना है इसको भी काटना है। कटिंग वाला काम कौन करते हैं, वो करती हैं हमारी मॉलिक्यूलर सीजर्स या केमिकल सीजर्स, जो हमने सारी पढ़ ली है। जोड़ने वाली भी पढ़ ली, तोड़ने वाली भी पढ़ ली, है ना, आगे पॉलीमराइजेशन कराने वाली भी पढ़ ली, सब हो गया। तो आज हम दूसरा टूल पढ़ेंगे वेक्टर, और वेक्टर के बाद हमारा थर्ड टूल होगा बेटा ये होस्ट कैसा होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है वेक्टर, एक बार हमने चढ़ा दिया डीएनए को, अपने डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के ऊपर, तो वो जाके धक्का मुक्की मार के घुस ही जाएगा, नहीं, उसके लिए होस्ट की भी कुछ डिजायर, हम कहेंगे ना, इसमें भी कुछ कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि भैया ऐसा होगा होस्ट तभी ये वेक्टर जाके उसके अंदर एंटर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी बाकी का मुद्दा बाद में देखेंगे। तो आज का हमारा काम है क्लोनिंग वेक्टर। तो समझ आया वेक्टर क्या कर रहा है, इट इज कैरिंग दी, इट कैरीज दी फॉरेन डीएनए एंड ट्रांसफर इट टू दी होस्ट, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ गया है फॉरेन डीएनए, अभी इसको लेके जाएगा होस्ट तक, है। तो हम क्या कर सकते हैं, बस इसमें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम अभी बहुत कुछ लिखेंगे थोड़े टाइम के बाद। अब आ जाइए फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि एक अच्छे वेक्टर के अगर उसको क्या करवानी है, क्लोनिंग करवानी है आरडीएनए की, तो उसके अंदर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मीन्स इस लाइन का लिटरल मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर। मीनिंग समझ में आया इस लाइन का, ये अच्छे गुण, कहते हैं ना हर चीज में कि अगर तुझे ये काम करना है तो तेरे अंदर ये गुण होना चाहिए। तो ये गुण, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे बेटा। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द साइज। साइज कैसा होना चाहिए, साइज इट शुड बी ऑफ द ऑप्टिमम साइज। कैसा साइज होना चाहिए वेक्टर का बेटा, ऑप्टिमम होना चाहिए, नीदर टू स्मॉल नोर टू लार्ज। क्यों, क्या दिक्कत होगी, स्मॉल होगा या लार्ज होगा बेटा, अगर स्मॉल होगा तो उसके अंदर उसकी इंजर्शनल रेंज भी तो कम होगी। क्या पता आपका फॉरेन पीस उसके अंदर, मतलब फॉरेन पीस जो आपने डीएनए का काटा है, अगर आप उसको छोटे वेक्टर के अंदर डालो, क्या पता वो वेक्टर इतना छोटा है कि आपका फॉरेन जो डीएनए का पीस है वही उससे बड़ा है, कि इंजर्शन हो ही नहीं पाई, इतना स्मॉल है कि इंजर्शन हो ही नहीं पाई, क्योंकि आपका फॉरेन पीस
जो डीएनए का आपने काटा डिजायरेबल जीन वो बड़ा है, उसके कंपैरिजन में आपका वेक्टर ही छोटा रह गया, तो इतना छोटा भी नहीं लेना है और इतना बड़ा भी नहीं लेना है टू लार्ज कि जब वो होस्ट के अंदर एंटर करे तो वो टूट जाए, है ना। मे चांसेस ऑफ ब्रेकेज, may have chances of breakage, may have chances of breakage, क्योंकि बड़ा है और बड़ी चीज़ को ज़बरदस्ती घुसा रहे हो होस्ट सेल के अंदर, तो फिर टूट फूट का चांस तो रहेगा। तो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऑप्टिमम इन साइज। नंबर 2, इसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ना ORI साइट। क्या होनी चाहिए इसके पास, एटलीस्ट 1 ORI साइट होनी चाहिए। क्या होती है ORI साइट, ये क्या करवाती है, इट इज़ नोन एज दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भाई आप इसके अंदर फॉरेन जीन डालोगे वेक्टर के अंदर, क्यों डाल रहे हो, ताकि वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई भी करे उसके अंदर। मल्टीप्लाई करने के लिए अब जैसे हमने वेक्टर लिया है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, खुद से रेप्लिकेट भी कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। तो एक प्लाज्मिड के अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो जब वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तभी तो उसके साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट होगा ना। और वो रेप्लिकेट कब करेगा, हमने अभी जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होती है, एट दी ORI साइट। तो जब ORI साइट है ही नहीं तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज कभी भी नहीं बनेंगी। तो एक ORI साइट तो मस्ट है, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, मतलब एटलीस्ट 1 ORI साइट शुड बी देयर। नंबर 3, ROP। ROP साइट क्या होती है, ROP साइट होती है बेटा प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशंस। यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस रहने दो, है ना, ज्वाइन ही हो जाते हैं कई बार तो डायरेक्टली बने बनाए आके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। किसी भी वेक्टर, अब जैसे हमने ये प्लाज्मिड वाला वेक्टर लिया है तो यहाँ पे डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए कुछ रेप्लिकेशन में प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ROP साइट उनके लिए होती है। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा इसके पास, रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट्स। क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स फॉर मल्टीपल एंडोन्यूक्लियसेस। क्या होनी चाहिए बेटा, एक अच्छे वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए फॉर मल्टीपल एंडो रेस्ट्रिक्शन, इसको आप रेस्ट्रिक्शन ही लिख लो, फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस। अब जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है, तो इसके पास यहाँ पे साइट है, ये है BAM H1 के लिए, यहाँ पे साइट है मेरे पास PSU के लिए, यहाँ पे साइट है मेरे पास PST1 के लिए, यहाँ पे साइट है मेरे पास क्ला के लिए, ठीक है, ऐसे ही और PST यहाँ पे फिर आ गई PVU1 के लिए। इस तरह से अलग अलग ये सारे समझ रहे हो ना क्या है, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनका नोमेनक्लेचर हमने कर लिया था। जैसे BAM H1 कैसे पढ़ा इसका नेम, BAM H1 का मतलब समझते हो ना, बैसिलस जीनस का फर्स्ट लेटर, एमाइलोलिक्विफेशियंस उसकी स्पीशीज के 2 फर्स्ट लेटर इन दी स्मॉल लोअर केस, H क्या हो गया स्ट्रेन, और I क्या, मतलब ये रोमन न्यूमरल में जो 1 है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दैट बैक्टीरिया या फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे इन सब के नेम पड़े हुए हैं, इनके आगे भी किसी के आगे PSU2 लगा हुआ है, किसी के आगे 1, सपोज अलग अलग एंडोन्यूक्लियस हैं ये हमारे पास। अब इन एंडोन्यूक्लियस, अब देखो एक ही प्लाज्मिड के अंदर अलग अलग मल्टीपल एंडोन्यूक्लियसेस के लिए साइट है। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा वेक्टर है क्योंकि इसके पास क्या है, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के लिए साइट है। क्लोनिंग साइट का मीनिंग समझते हो ना, वही साइट जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट नहीं कहा था कि पूरे डीएनए पे एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भागता, अब जैसे BAM H1 है, ये आएगा इस पूरे के ऊपर ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, जैसे ही उसको दिखी ना हाँ ये मेरी साइट है, मुझे यहाँ आके बाइंड होना है, तो वो वहाँ आके बाइंड हो जाएगा। तो इन साइट को, इन रिकॉग्निशन साइट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्लोनिंग साइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके बैठ जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। समझ गए, तो ये क्या है, क्लोनिंग साइट। अब बात क्या अच्छी थी कि क्लोनिंग साइट फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होनी चाहिए, लेकिन एक गलत बात नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, मल्टीपल फॉर
single restriction endonuclease there should not be multiple cloning site। समझो क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, समझने की कोशिश करो। अलग अलग एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग साइट्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक ही फॉर सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देयर शुड नॉट बी मल्टीपल क्लोनिंग साइट, कि एक ही के लिए एक से ज़्यादा साइट नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब सपोज करो BAM-H1 की यहाँ पे है, बड़ी अच्छी बात है, मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर इसके अंदर छोड़ूंगी तो वो इसको यहीं पे काटेगा। अब सपोज करो BAM-H1 की साइट यहाँ पे भी है, BAM-H1 की साइट यहाँ पे भी है, BAM-H1 की मतलब एक से ज़्यादा साइट है, तो जब मैं BAM-H1 वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालूंगी तो वो तो अपनी तीनों चारों साइट्स को पहचान लेगा और इसको जगह जगह से कट कर देगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। भैया प्लाज्मिड तो टुकड़े टुकड़े हो गया, क्या काम कराओगे इस वेक्टर से? हमने तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, 2-3 जगह से टूट गया, 2-3 पीसीज हो गए इसके, तो हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो डालना पड़ेगा, काटने के लिए डालना पड़ेगा ना। और उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अगर उस वेक्टर के अंदर मल्टीपल साइट हुई तो वो उसको कई जगह से काट देगा। ये भी साइट BAM-H1 की थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, तो इतने टुकड़े हो गए, तो भैया फिर इस वेक्टर का हमें क्या अचार डालना है, हमारे लिए ये हो गया वेस्ट। इसलिए क्या कहते हैं, वेक्टर कौन सा सिलेक्ट करना है, जिसके पास अलग अलग एंडोन्यूक्लियस के लिए मल्टीपल साइट हो, ताकि हम जहाँ से चाहें, अब माना मेरा दिल है मैं यहाँ पे डालना चाहती हूँ अपना इंसर्ट समझ गए, फॉरेन जीन को ही बोलते हैं, तो मैं PS2 से काट सकती हूँ। यहाँ डालना चाहती हूँ तो मैं क्लास से, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग के लिए साइट है कि मैं कहीं से भी काटूँ, कोई ना कोई एंडोन्यूक्लियस तो मेरा ये काम करवा ही देगा। लेकिन एक ही एंडोन्यूक्लियस के लिए मल्टीपल साइट नहीं होनी चाहिए, तो एक एक साइट हो लेकिन मल्टीपल के लिए हो, मतलब बहुत सारे हों। 8 है तो 8 के लिए उनकी एक एक ही साइट होनी चाहिए, PSU के लिए एक होनी चाहिए, PST के लिए, क्ला के लिए 1, इको R1 के लिए, मतलब हर एक के लिए हो एक एक। एक से ज़्यादा हुई तो फिर तो कचरा फैलने वाला है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, कहते हैं टोटे टोटे हो गया साडा वेक्टर, तो वो वेक्टर के क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी NCERT के अंदर भी लिखी हुई है कि मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही के लिए मल्टीपल साइट नहीं होनी चाहिए। याद रखना, याद रखना। भूल गए, मेरा कसूर नहीं है, मैंने बहुत स्ट्रेस देके आपको पढ़ा रही हूँ इस बात को। और नेक्स्ट थिंग क्या होना चाहिए एक अच्छे वेक्टर के पास, देयर हैज़ टू बी सिलेक्टेबल मार्कर्स। क्या होने चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। और सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल दूँ, सिलेक्टेबल मार्कर लाइक जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दूसरा एक और हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, LAC-Z जीन। क्या करे जा रहे हो मैडम, क्या लिखे जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा पहले तो एक बात बताओ, 4 पॉइंट समझ में आ गए। वेक्टर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ दी ऑप्टिमम साइज, ना ज़्यादा छोटा हो कि भैया हमारा काम ही नहीं बनाया इसने, ना ज़्यादा बड़ा हो कि काम हो गया, इतनी मेहनत की उसके बाद ये होस्ट में जाते हुए टूट गया, डैमेज हो गया, ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। दूसरा ORI साइट हमें चाहिए, क्योंकि वेक्टर किस लिए डाल रहे हैं होस्ट में, ताकि जाके मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई होने के लिए इट हैज़ टू रेप्लिकेट, और रेप्लिकेशन करवाने के लिए इसके पास ORI साइट तो हो, रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने वाली साइट। फिर रेप्लिकेशन प्रोटीन की साइट भी होनी चाहिए, फिर क्लोनिंग साइट इसके पास ज़रूर, क्योंकि जब हम वेक्टर के अंदर अपना इंसर्ट बिठाएंगे, अपना फॉरेन DNA बिठाएंगे, तो उसको उसकी साइट काटेंगे भी तो ना, भी इसको यहाँ से काटो, वेक्टर को हमने यहाँ से काटा और यहाँ पे अपना अब इंसर्ट डालेंगे, तो वो काटने के लिए काटेगा कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तब काटेगा अगर वहाँ पे किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकग्निशन साइट हुई, तभी काटेगा ना, तो साइट ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है, LAC-Z जीन है, ये भी एक सिलेक्टेबल मार्कर है। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम होता है बेटा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
अब ये क्या बोल दिया मैडम आपने। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, देखो 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 देखो, ये वाला प्रोसेस हमने किया था ना, ये हमारे पास क्या था, वेक्टर, ये था फॉरेन जीन, फॉरेन जीन को हमने वेक्टर पे चढ़ा दिया, ये बन गया आरडीएनए। अब आरडीएनए को जब हम होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, इस स्टेप को हमने क्या कहा था, दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आरडीएनए को, मतलब कि जब वेक्टर के अंदर हमने अपना इंसर्ट बिठा दिया है, अब इस वेक्टर को हमने किस में डालना है, ये वेक्टर क्या बन गया, इट इज़ नाउ नोन एज आरडीएनए। इस आरडीएनए को अब हम अपने होस्ट के अंदर डाल रही हैं, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब सिलेक्टेबल मार्कर का रोल यहाँ पे क्या आता है, ये चीज़ क्यों होनी चाहिए वेक्टर के पास। अब भैया ये सारा का सारा काम पता है हम कैसे करते हैं, एक गो में करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं कर रहे, अरे मैंने इसमें डाल दिया, अरे इसमें भूल गई, चलो मैं डाल देती हूँ, ऐसे नहीं होता। एक गो में होता है ये काम कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास जीन है, बस हमने ये सब कुछ डाल दिए इसके अंदर एंजाइम्स, और वो काम हो गया। तो अब हम कैसे देखें, हम इतनी सारी, और वैसे भी बैक्टीरियल कॉलोनी, ई कोलाई तो ऐसे पागलों की तरह कल्चर मीडिया पे अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे कौन से होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कि किसके अंदर प्लाज्मिड जो हमारा आरडीएनए है एंटर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो वो सेल हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेंट, अगर नहीं हुआ है तो उस सेल को हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। आपने इतना सारा एक्सपेरिमेंट कराया तो देयर आर चांसेस ना, माना आपके पास 100 ई कोलाई है ना, तो 100 माना 50 है आपके पास, तो 50 में से कितनों के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए गया है। अब कईयों में क्या होगा, क्योंकि काम मैंने क्या कहा, माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक चीज़ के साथ नहीं कर रहे, वी आर डूइंग इट इन बल्क, बस हम अपने इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट का वेट करें, और रिजल्ट को फिर हम वेरीफाई करते हैं। अब रिजल्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से, कि किसी ई कोलाई के अंदर आरडीएनए गया भी है या नहीं, गया भी है तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट वाला गया है कि कुछ प्लेन वाले भी चले गए हैं, या गए ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है वो सेल। ये 3 केसेस हो सकते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कि जब हमने अपना ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करवा लिया तो उसके बाद हम टेस्ट भी तो करेंगे कि भैया जिस चीज़ का हम ई कोलाई का कल्चर बनाने जा रहे हैं उस ई कोलाई में ये आके बैठा भी है कि नहीं बैठा, ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी है कि नहीं हुई। तो उस स्टेप के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ दी सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पूरा आप लिख लेना, किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट समझ आ गया ना, जिनके अंदर आरडीएनए घुस जाएगा, फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर हमारे पास यूज़ में आते हैं। समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा। अब हमारे पास क्या है, अब हमें कोई एक अच्छा सा आइडियल वेक्टर पढ़ भी लेना चाहिए कि इतनी सारी आपने खूबियाँ तो गिनवा दी, क्या इतनी खूबियों वाला कोई वेक्टर हमारे पास है। बेटा देखो नेचुरली तो कम है, लेकिन हमने क्या किया, उनको थोड़ा सा नेचुरल को हमने मॉडिफाई करा दिया और अपने हिसाब से उनको आइडियल बना दिया है ना। हर चीज़ कहते हैं ना आइडियल नहीं होती, ठोक पीट के बनाना पड़ता है उसको आइडियल। वाइफ्स बोलती है ना ये बात, अरे मेरा हस्बैंड काम का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो आपका हस्बैंड चेंज नहीं, नहीं अब मत चेंज करना भाई, अब तो ठोक पीट के हमने इसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। जैसे आप लोग हो बच्चे हैं ना, कैसे पैदा हुए थे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर पेरेंटिंग, आपके पेरेंट्स ने आपकी पेरेंटिंग कैसे की है, आपके अंदर क्या क्या कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या गुण, क्या क्या एफिनिटीज़, कैपेबिलिटीज़ इनकलकेट करवाई हैं उन्होंने आपके अंदर। तो उससे डिपेंड करता है कि आप एक आइडियल स्टूडेंट हो कि नहीं हो। आपकी भी एफिनिटीज़ है, सारा पेरेंट्स पे भी प्रेशर नहीं होता, हमारी भी बुद्धि चलती है, हमारे पास भी भगवान ने ब्रेन दिया है। तो सारी कैपेबिलिटीज़ एक वेक्टर के अंदर यूजुअली नहीं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने ये एक वेक्टर लिया है बेटा, जिसका नेम है, इसका नेम है बेटा PBR 322, अरे सॉरी PBR 322 वेक्टर है। कहाँ से लिया इसको, ये हमने लिया है ई कोलाई का, क्या है ये, मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, मॉडिफाइड ई कोलाई का। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया सब जानते हैं ना, एस्चेरिशिया कोलाई, उसका प्लाज्मिड हमने निकाल लिया और उसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया लैब में अपने लिए, उसको आइडियल बनाया, इट वाजंट आइडियल।
हमने उसको आइडियल बनाया है और उसका नेम क्या रख दिया, PBr322। सबसे पहले तो मैडम नेम ही बता दो ऐसा क्यों रखा है। चलो ठीक है, इसके नेम पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड है इट इज़ PBr322। यहाँ पे P क्या है, P स्टैंड्स फॉर दी प्लाज्मिड। B क्या है बेटा, फेलो का नेम बॉलीवर। फिर R क्या है, एक और साइंटिस्ट का नेम दैट इज रॉड्रिग्स। और फिर ये 322 क्या है, दिस इज द इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। PBr322 का नेम कैसे है ये, P स्टैंड्स फॉर द प्लाज्मिड, B बॉलीवर, R रॉड्रिग्स जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया बनाया। 322 जैसे हमारे पास नंबरिंग नहीं होती, हर एक चीज़ को हम नंबर करके रखते हैं ना। मैंने लाइब्रेरी में भी आपकी बुक्स पढ़ी हैं तो किस सेक्शन में कितनी बुक्स, दिस इज इस सेक्शन की, ए सेक्शन की बुक नंबर 1 2 3 4। इसी तरह ये इसका क्या है, नंबर है एक तरह से प्लाज्मिड का। किसी तरह निकालो भी ना, लैब में लेबलिंग करके ही रखोगे चीज़ों को, तो ये उसका वो इंडेक्स नंबर आ गया। तो प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स जिसका नंबर है, इंडेक्स नंबर है 322। समझ में आ गया। और प्लाज्मिड होता क्या है, अब प्लाज्मिड के लिए बेटा एक चीज़ और समझो, प्लाज्मिड को हमने वेक्टर क्यों यूज़ किया है। देखो प्लाज्मिड क्या होता है, एक तो डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर डीएनए। क्या है ये, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था ना हमने, मेन जीनोमिक डीएनए तो पढ़ा हुआ, उसके अलावा एक गोल गोल स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लाज्मिड जिसको हमने कहा था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। देखो डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड अंदर ब्लैक, एक बाहर रिंग बनाया हुआ है, तो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, और कैसे है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ये सब हम कहाँ पढ़ के आए हुए हैं, ये हमने सब कुछ 11th के अंदर पढ़ा हुआ है। समझ आ गए। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेमी ऑटोनोमस, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, इसके पास क्या होता है, अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, PBr322 वेक्टर। अब इस क्या खास बात है, इसको जब हम देखेंगे ना बेटा, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखना हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, हमने क्या कहा, साइज़, क्या क्या चीज़ें अच्छे वेक्टर के पास होनी चाहिए। सबसे पहला जो फीचर है अच्छे वेक्टर के पास जो होना चाहिए, दैट इज़, अरे वो फीचर कैसा होना चाहिए, फीचर शुड बी, सबसे पहला जो है हमने पढ़ा था साइज़। साइज़ क्या है इसका, 4.6 या 4.8 केबीज के आसपास है, 4.8 केबीज। केबी का मतलब किलो बेसिस का बना हुआ है, मतलब एक ऑप्टिमम सा साइज है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इसके पास क्या होना चाहिए, ORI साइट है भाई, इसके पास ORI साइट दिख रही है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बनाई हुई है, दिस इज ORI साइट है भाई, है इसके पास ORI साइट भी है। तीसरा जो गुण इसके पास होना चाहिए था, इसके पास ROP साइट होनी चाहिए, रेप्लिकेशन प्रोटीन वाली साइट। क्या है, कहीं दिखाई दी हमें, अरे भाई ये भी दिख गई, ये लो ये रही ROP साइट, भाई ये भी है। अच्छा जी, अब चौथा गुण इसके पास क्या होना चाहिए था, इसके पास होनी चाहिए थी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, क्लोनिंग साइट्स फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, लेकिन एक के लिए मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, अरे वाह, PS1, PST1, PVU1, EcoR1, ये रही सबके लिए, क्ला के लिए है, हिंद 3 के लिए है, BAM-H1, SAL1, PVU2। तो ये टोटल कितनी हो गई, 3 + 3 6 एंड 2 8। 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्लोनिंग साइट हैं इसके पास, 8, लेकिन किसी एक की भी रिपीट नहीं हो रही। अगर EcoR1 डालोगे बस वो यहीं पे काटेगा अपनी साइट पे, BAM-H1 डालोगे तो वो यहीं पे काटेगा अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट, ये है ना, साल वाला यहीं पे काटेगा, PUV वाला सिर्फ यहीं काटेगा, PST वाला यहीं काटेगा, और कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, सब 8 के 8 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए हैं, किसी एक एंजाइम की 2 साइट नहीं है। तो भैया सबसे कहते हैं ना प्यारे वाला कैरेक्टर। चलो, और 5th कैरेक्टर क्या था, इट मस्ट हैव अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो क्या इसके पास आपको कोई सिलेक्टेबल मार्कर दिख रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या था, या तो कोई एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का जीन हो या कोई लैक्जेड जैसा जीन हो। तो सिलेक्टेबल मार्कर ये देखो बेटा, ये पिंक कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी की पूरी साइट क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, ये R को इधर मत लिखना, दिस R इज हियर,
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये वाली जो पिंक कलर की बड़े वाली साइट है ये किसके लिए है? टेट्रासाइक्लिन के लिए। ये वाली पिंक साइट किसके लिए है? एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस के लिए। मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लाज्मिड मैं अगर डाल दूं, माना किसी बैक्टीरिया के अंदर मैंने ये प्लाज्मिड डाल दिया, तो उस बैक्टीरिया के ऊपर एम्पीसिलिन का और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। किसका नहीं होगा? क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन है कि डाल लो एम्पीसिलिन, मुझे कुछ नहीं होने वाला, डाल लो टेट्रासाइक्लिन, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास क्या है? इन दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन है। और जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं होगा तो उसके पास ये रेजिस्टेंट जीन नहीं होंगे, वो बैक्टीरिया इन एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से उस बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ। देखो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत नॉर्मली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई हाई फाई कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे ही सुनते चले जाओ एक फ्लो में, चीज़ें अपने आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल फाइंड, अरे वाह समझ आ गया, बस यही बात थी, बस यही थी, ज़्यादा नहीं है, घबराना नहीं। तो बेटा 8 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, बड़ी अच्छी बात, और कोई भी रिपीट नहीं हो रही। तो ये क्या बन गया? हमारा एक आइडियल वेक्टर। जो हमने कंडीशंस लिखी थी आइडियल वेक्टर के लिए वो यहाँ पे हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर हमारे पास क्या है? 2 जीन है यहाँ पे। कौन से जीन है यहाँ पे? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है। तो उन दोनों को यूज़ किया जा सकता है एज सिलेक्टेबल मार्कर। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो जी, अब ये हो गया एक, हमने अच्छा सा वेक्टर पढ़ लिया कि अच्छा आइडियल वेक्टर कैसा होता है। अब आपकी ड्यूटी क्या है बेटा? मैं तो ये बना बनाया ले आई, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है एक लेक्चर के लिए। आपको क्या करना है? यू नीड टू ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जस्ट टू लर्न ऑल द रिस्ट्रिक्शन साइट एंड ऑल द लेबलिंग ऑफ दिस प्लाज्मिड, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो नीट में क्वेश्चन आएगा, जैसे अब आ जाएगा ई को R1 की साइट कहाँ है, क्लाके और PBU के बीच में है ना, ROP की साइट पे PBU2 प्रेजेंट है, कितने किलो बेसिस का है, कौन कौन सी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ भी आप इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लर्न करना पड़ेगा, सारी एक एक रेस्ट्रिक्शन साइट को आपको लर्न करना पड़ेगा। गॉट इट? चलो उसके बाद आ जाइए बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चलो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, अभी हम क्या करते हैं, हमने भी ये पढ़ा है ना। अब हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ना, इनका यूज़ पढ़ लेते हैं कि भाई सिलेक्टेबल मार्कर लिख तो दिए हैं, अब इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे? सिलेक्टेबल मार्कर्स किस लिए यूज़ होते हैं बेटा? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश, ये दिस इज बिटवीन है ना, उसका एब्रीविएशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो बेटा, मेरे पास ना ये 2 बैक्टीरिया है, सिलेक्टेबल मार्कर, हाँ ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में हमें डिफरेंस करना है ना। अब ये है मेरे पास बैक्टीरियल कॉलोनी नंबर 1, है ना, ये है मेरे पास, ये इसी का जीनोम है। ये आ गया मेरे पास बैक्टीरियल कॉलोनी का बैक्टीरिया है जो कॉलोनी 1 का है, और ये है बैक्टीरियल कॉलोनी 2 का बैक्टीरिया। बैक्टीरियल कॉलोनी 2 से मैंने ये बैक्टीरिया पिक किया, या आप कह लो बैक्टीरियल कॉलोनी 2 है, या आप इसको पेट्री डिश की फॉर्म में बना लो। बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बैक्टीरिया नहीं बनाए हुए हमने, क्या अब मैं इसमें कुछ दिखाऊंगी इसलिए मैंने कॉलोनी से एक बैक्टीरिया पिक कर लिया। मतलब ये बैक्टीरिया कहाँ पड़ा हुआ था, ये पेट्री डिश है, उसके अंदर ये बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उसका एक बैक्टीरिया मैंने ये निकाल लिया। ये वाला भी बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उसका एक बैक्टीरिया मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, अब इन बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई। अब हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप के नीचे कितने मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हो एक ही टाइम पे? नहीं कर सकते, मिलियंस है मिलियंस, बुढ़े हो जाओगे, एक एक को यूं नहीं देख पाओगे, तेरे अंदर हुई है नहीं हुई, फेंको, हुई है नहीं हुई, इसी काम में पागल हो जाओगे, पागल नहीं कर सकते ऐसे हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? देखो बेटा, हमने सपोज करो PUC8, PUC8 की बात अभी नहीं करूँगी, आगे करेंगे। हम करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, दैट इज़ PBr322।
मैंने इसके अंदर प्लाज्मिड डाल दिया है। प्लाज्मिड कौन सा यूज़ किया है? मैंने वेक्टर यूज़ किया है यहाँ पे, जो भी पीछे जिसका चित्र दिखाया है, दैट इज़ PBr322, है ना। ये पता नहीं मैंने क्यों लगाया है। तो PBr322 वेक्टर को मैंने उसके अंदर क्या बिठा दिया था मैंने, ये था मेरा वेक्टर, और उस वेक्टर के अंदर मैंने बिठा दिया अपना फॉरेन जीन। तो अगर तो ये इसके अंदर एंटर किया है, ये लो इसमें एंटर कर गया, ये आ गया इसमें फॉरेन जीन, और इसके अंदर सपोज करो कि सिंपल वाला ही एंटर कर गया प्लाज्मिड, जिसके अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, या आप कह लो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, इसके अंदर आया ही नहीं प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड आया ही नहीं। तो इन बैक्टीरियल सेल को, मतलब कि जिसके अंदर आ गया है उस बैक्टीरियल सेल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसके अंदर नहीं आया इस सेल को हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियल सेल। इसके अंदर आया ही नहीं प्लाज्मिड, नहीं तो मैं यहाँ पे बनाती, मैंने बनाया ही नहीं, तो कैसे डिटेक्ट करूँगी आया कि नहीं आया? इस प्लाज्मिड के पास क्या था? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन था कि नहीं था? था ना। ये देखो मैंने क्या डाला है, PBr322, इसके पास क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है। तो मैं क्या करूँगी, इन बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर मैं क्या ऐड करूँगी? आई विल ऐड एम्पीसिलिन। मैं इन बैक्टीरिया की प्लेट्स के अंदर, कल्चर प्लेट के अंदर मैं एंटीबायोटिक डाल दूंगी एम्पीसिलिन। तो जो जो बैक्टीरिया मर गए, एम्पीसिलिन डालने से जो बैक्टीरिया मर गए, उससे समझ लेना कि वो बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। क्यों? क्योंकि अब जैसे यहाँ पे देखो, ये वाले सारे के सारे कर जाएंगे सर्वाइव। क्यों सर्वाइव किए बेटा? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट थे। क्योंकि इसके पास अपने, जो इसका अपना प्लाज्मिड था, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं थी, हमने उस प्लाज्मिड को निकाल के बाहर फेंका, उसकी जगह अपने वाला डाल दिया वेक्टर, ये डाल दिया, जिसके पास क्या था? यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन था। तो इस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर क्या आ गई? एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस आ गई। तो जैसे ही आप मीडियम में एम्पीसिलिन डालोगे, इस बैक्टीरिया या इस बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हमारा वेक्टर आ चुका है, क्योंकि हमारे वेक्टर के पास क्या प्रेजेंट था? हमारे इस वेक्टर के पास था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन। तो जब ये प्लाज्मिड उसके अंदर घुस चुका है, मतलब हमारा प्लाज्मिड, हमारा वेक्टर एंटर हुआ है, तभी तो इस बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या मिली है? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ना। तो जब एंटीबायोटिक डाली तो इन्हें कुछ नहीं हुआ, तो क्लैपिंग करो, इसका मतलब क्या है? हमारा वेक्टर यहाँ पे एंटर कर चुका है। और यहाँ पे अगर एम्पीसिलिन डाली और ये डेड हो गई, इसका मतलब क्या है? इनमें हमारा वेक्टर आया ही नहीं, क्योंकि अगर हमारा वेक्टर आया होता तो उसके पास था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन, जिसकी वजह से ये मरते ना। तो ये जो मर गए, मर जाने तो हमें वैसे भी डिस्कार्ड करने थे, क्योंकि हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना था। गॉट इट? अब मैडम इनके लिए आप इतना श्योर कैसे हो? ये तो पूरे के पूरे हमने क्या कर दिए, इनको तो हम कर देंगे, इस सैंपल को तो कर देंगे डिस्कार्ड। अब इनके लिए तो बड़े खुश हो रहे हो आप, बड़े खुश हो रहे हो। अब इसमें ज़रा टेट्रासाइक्लिन डाल के देखो ना, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो वेक्टर था, वेक्टर के अंदर हमने करवाई है ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कराई है बेटा, यहाँ पे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन कह रही हूँ, मैंने अपना इंसर्ट यहाँ पे डाल दिया, मैंने अपना इंसर्ट। इंसर्ट का मीनिंग समझ रहे हो ना? दैट इज़ फॉरेन डीएनए। मैंने यहाँ पे डाल दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जोन में। यहाँ जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जो साइट थी, उसमें मैंने क्या डाल दिया? अपना इंसर्ट डाल दिया। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। तो अब ये जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस थी, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस इस प्लाज्मिड के पास थी, क्या वो अब मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि मैंने क्या किया, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट थी ना, इसी में अपना इंसर्ट घुसा दिया। मतलब मैंने बैम H1 यूज़ किए, बैम H1 से मैं, उसने अपनी साइट पे कट लगाया और मैंने अपना इंसर्ट यहाँ डाल दिया। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी अभी इस प्लाज्मिड की? ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन था ना, मैंने इसके अंदर अपना इंसर्ट डाल दिया और इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन को मैंने इनएक्टिवेट कर दिया। तो इस फंडे को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो क्या होती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? जब हम ऐड करते हैं फॉरेन जीन, है ना, इन अनदर जीन, और वो जो फॉरेन जीन है वो इनएक्टिवेट कर देता है। तो व्हेन
इंजर्शन ऑफ foreign gene inactivates the gene in action। कि पहले वो जीन एक्शन में थी, टेट्रासाइक्लिन जीन एक्शन में थी। ये देखो, ये टेट्रासाइक्लिन जीन पहले, ये टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंट था ये बैक्टीरिया, जिसके अंदर भी ये प्लाज्मिड जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर अपना इंजर्ट डाल दिया इस पोजीशन पे, कहाँ डाला, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन में मैंने अपना इंजर्शन घुसा दिया, यहाँ पे इंसर्ट हमने अपना ऐड करवा दिया। तो ये टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है, रेजिस्टेंस का जीन है, ये क्या हो गया, इनएक्टिवेट। अब टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं रही बैक्टीरिया में। तो बेटा अब ये वाला जो कल्चर था ना मेरा, ये वाला कल्चर, बड़ी मैं फुदक रही थी ना भैया, हाँ हाँ मज़ा आ गया, मेरे ट्रांसफॉर्मेंट मैंने अलग कर ली है। तो एम्पीसिलिन से ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो गई, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि वो जो प्लाज्मिड गया है वो प्लेन वाला तो नहीं चला गया मैडम आपके पास। प्लेन वाला का मतलब जिसके अंदर फॉरेन डीएनए था ही नहीं। हमें कौन से वाला प्लाज्मिड डलवाना था, जिसके अंदर हमारा क्या था, बैठा था, इंजर्ट बैठा हुआ था, इंजर्ट वाला डलवाना था। मतलब कि हमें क्या डलवाना था, आर डीएनए की इंजर्शन करवानी थी, प्लेन प्लाज्मिड की इंजर्शन नहीं करवानी थी। तो प्लेन वाला तो नहीं चला गया। आप खुश तो हो रहे हो कि प्लेन वाले के पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो एम्पीसिलिन, ये देखो मैंने इंसर्ट कहाँ डाला है, टेट्रासाइक्लिन में। एम्पीसिलिन वाली साइट तो अभी गुड है ना, ओके है, जीवित है। तो एम्पीसिलिन से तो अगर ये प्लेन गया तो भी रेजिस्टेंस मिलेगी, और अगर इसमें इंसर्ट बैठा है, इसको इनएक्टिवेट कर दिया, तब भी रेजिस्टेंस एम्पीसिलिन के अगेंस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मुद्दा हमारा काम तब पूरा होगा जब हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए भी चेक करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हमारा आरडीएनए जिसके अंदर इंसर्ट डाला था वो गया है कि हमारा नॉर्मल वाला गया है। तो वो काम हम किससे करते हैं, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है ना बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स की स्क्रीनिंग करवाते हैं हम इंजर्शनल इनएक्टिवेशन से। कितना गंदा लिख रहे हैं ना, थोड़ा सुंदर सुंदर लिख लेते हैं ना, ज़्यादा फ्री हैंड लिखना शुरू कर दिया। चलो तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो हमने निकाल के फेंक दिए, वो तो वैसे ही मर गए एम्पीसिलिन से। अब हमने ट्रांसफॉर्मेंट में भी देखना है, ट्रांसफॉर्मेंट में भी हमने ये देखना है कि क्या वो हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। कि हमारा है जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, या हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बना है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को बेटा हम लिखते हैं आरटी से, और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम लिखेंगे एनआरटी से, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब रिकॉम्बिनेंट अगर ट्रांसफॉर्मेंट हुआ तो उसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर हमारा इंसर्ट आपको दिखाई देगा, और उस इंसर्ट की वजह से हमारी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस हो चुकी है ख़त्म, ध्यान रखना। और अगर वो हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट तो उसके अंदर इंसर्ट प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ क्या है, ये ग्रीन वाली, ये क्या है हमारा इंसर्ट या फॉरेन डीएनए। यहाँ पे ये इंसर्ट एब्सेंट है। तो ये इंसर्ट हमने डाल कहाँ दिया था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम जो हमारी मास्टर प्लेट है ना कल्चर की, हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग के लिए हमें करना पड़ेगा बेटा रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। वैसे 11th के अंदर इसको पढ़ाया जाता है, पर नहीं भी आपको पता तो मैं बता देती हूँ। रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं बेटा, मेरे पास जो एक्चुअल कल्चर प्लेट है जिसके अंदर ये सारे बैक्टीरिया हैं, और उनको मैं चेक कर रही हूँ कि उसमें रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है। तो मैं एक्चुअल कल्चर प्लेट को, तो जिसमें मैंने इतनी मेहनत की है, उसको तो मैं ख़राब नहीं होने दूंगी, उसको तो मैं सेफ रखूँगी। तो मैं क्या करूँगी, उसकी एक रेप्लिका बना लूँगी। रेप्लिका कैसे बनाएंगे, जो मेरे पास ही एक्चुअल ओरिजिनल जो कल्चर प्लेट है ना, ओरिजिनल कल्चर प्लेट,
जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, बैक्टीरिया की अलग अलग कॉलोनीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की क्या है, दीज आर दी बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो इसकी मैं बनाऊंगी रेप्लिका। कैसे बनाऊंगी, एक ना वुडन ब्लॉक होता है, जैसे हमारी स्टैंप नहीं होता ठप्पा ठप्पा, इंक पे लगाया और इधर ठप्पे लगाते चले गए, ऐसे ना हमारे पास एक वुडन ब्लॉक होता है। वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने क्या लगाया होता है, दिस इज अ वुडन ब्लॉक, और इस वुडन ब्लॉक के अंदर हमने इसको कवर किया होता है विद दी वेलवेट क्लॉथ, इसको कवर किया है विद दी वेलवेट क्लॉथ। तो ये वाइट कलर का क्या है, दिस इज दी, मतलब वाइट नहीं, मेरे डायग्राम के अंदर दिस इज दी वेलवेट क्लॉथ, और ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, दिस इज दी वुडन ब्लॉक। तो मैंने एक तरह की स्टैंप बना ली, एक वुडन का ब्लॉक ले लिया, उसको ऊपर से वेलवेट के कपड़े से कवर कर लिया, तो वो ठप्पा टाइप बन गया मेरे पास। ठप्पे को मैंने इस पे आराम से, यूं नहीं मारना बैक्टीरिया मरे आधे से ज़्यादा, तो बड़े प्यार से उसको ऐसे टच करो तो वेलवेट के क्लॉथ पे कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और यहाँ एक नई कल्चर प्लेट फटाफट न्यूटन मीडिया बना के उसको कल्चर प्लेट को रेडी रखो, और उसके अंदर ये जो स्टैंप थी ना उठा के इस पे टच कर दो, तो ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ना बेटा, इन्हीं की रेप्लिका हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये जितनी भी बैक्टीरियल कॉलोनी थी तो सबकी रेप्लिका हमारी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये इस मास्टर प्लेट की बन गई रेप्लिका। अब इस रेप्लिका को के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एम्पीसिलिन डाल के तो हमने निकाल के फेंक दिए जो थे बेकार। अब जो काम के हैं उनमें से भी एक्चुअल काम के कौन से हैं उनको कैसे देखेंगे। अब मैं मीडियम में क्या ऐड करवाऊंगी, आई विल ऐड दी टेट्रासाइक्लिन। और कहाँ ऐड करवा रही हूँ, ये मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, रेप्लिका। ये सारी की सारी क्या है, ये रेप्लिका के ऊपर हो रहा है काम। तो जब टेट्रासाइक्लिन डालूंगी तो बेटा जो मेरा एक्चुअल रिकॉम्बिनेंट होगा ना, वो तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे दीज विल डाई। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे ना, वो सारे के सारे सर्वाइव करेंगे। क्यों, बुद्धि लगा सकते हो ना अपनी। अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट वाला मेरा वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर पता है ना किसको कह रही हूँ मैं, भाई वेक्टर ही तो अकेला वेक्टर पड़ा था, वेक्टर के अंदर फॉरेन जीन भी तो बिठाना है, वो फॉरेन जीन मैंने यहाँ बिठा दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट पे। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मेरा क्या हो गया, इनएक्टिवेट। तो अगर मेरा इंसर्ट फॉरेन डीएनए इस वेक्टर के अंदर बैठा है ना, तो वो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस खत्म कर देगा। तो टेट्रासाइक्लिन डालते ही वो कल्चर के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तभी तो बेटा मैंने ओरिजिनल प्लेट नहीं यूज़ की, मैंने कौन सी यूज़ की है, रेप्लिका यूज़ की है। तो जैसे ही मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगी, जिनके अंदर तो इंसर्ट बैठा है, उस इंसर्ट ने क्या किया, मेरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट को ख़राब कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। टेट्रासाइक्लिन के लिए कोई भी रेजिस्टेंस बाकी नहीं बची, इसलिए टेट्रासाइक्लिन डालते ही जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थे वो सारे के सारे मर गए। लेकिन जो दूसरे हैं जिनके अंदर सिर्फ खाली वेक्टर चला गया, उसके अंदर इंसर्ट गया ही नहीं था, वो वाला वेक्टर आरडीएनए नहीं था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं था, प्लेन वाला चला गया, तो प्लेन वाला गया तो उसका तो एम्पीसिलिन तो काम कर ही रहा था, उसका तो टेट्रासाइक्लिन भी काम करेगा जीन। तो वो सारे के सारे सर्वाइव कर गए। तो हमें क्या ये चाहिए थे, तो हमने ये देख लेना कौन सी कॉलोनी मर गई रेप्लिका में, कौन सी सर्वाइव कर गई। सपोज करो ये वाली भी डाई हो गई, ये वाली भी मर गई, और ये वाली भी मर गई, और ये वाली भी मर गई, बाकी सारे सर्वाइव कर गए। तो जो सर्वाइव कर गए ना, उनको हम छोड़ देंगे पीछे, ये हमारे लिए काम के नहीं है, इन सबको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। क्योंकि भैया हमें तो वो चाहिए थे जिसमें हमने इंसर्ट डाला था, और इंसर्ट ने तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म कर दी थी। तो हम किसको चुनेंगे, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई है, जो मर गए हैं। तो मास्टर प्लेट को, इस कॉपी को बिल्कुल मास्टर प्लेट के सामने रख के देखो, तो हमारी ये वाली हमारी एक्चुअल कॉलोनी है जो हमें चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, और ये वाली चाहिए। बाकी सब को डिस्कार्ड कर दो। बाकी क्या है, सारी की सारी जो जी गई, इसमें जो जी गई वो हमें वहाँ नहीं चाहिए, जो मरी हैं वो हमें यहाँ चाहिए। मतलब ये हमारे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेंट हैं। तो समझ में आया सिलेक्टेबल मार्कर को ये मार्कर क्यों कहा जाता है, ये मार्किंग्स हैं। अब वो मार्किंग कैसी है, ऐसे वाली जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ को, ये हमारे 10 15 20 बॉक्सेस हैं, हम कह रहे हैं कि इनमें से 3 में बड़ा फ्रेजाइल सा मटेरियल है, उनको मार्क कर देते हैं लिख के फ्रेजाइल फ्रेजाइल, कि भैया इन वाले बॉक्सेस को आराम आराम से रखना, ढेर या फेंक के नहीं मारना है। तो वही यहाँ पे भी मार्किंग्स हैं। ये मार्किंग हमें कहाँ पे हेल्प करेंगी, इन दी स्क्रीनिंग ऑफ दी ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और
वो तो कर दी, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की स्क्रीनिंग तो कर दी हमने सिलेक्टेबल मार्कर के हिसाब से, लेकिन एक स्टेप में नहीं होती, 2 स्टेप में करनी पड़ती है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसमें से भी एक्चुअल वाला रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है वो भी तो ढूंढना काम है। तो इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। अब इस 2 स्टेप प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास एक और वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं PUC8, और जहाँ पे हम लैक जेड जीन, देखो मैंने आपको 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स बताए थे ना आज, एक तो बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन और दूसरा बताया था लैक जेड। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन तो हमने यूज़ करके देख ली है। अगर अब मैं लैक जेड वाला यूज़ करूँ तो वो वाला वेक्टर होगा PUC8, जिसके बारे में बेटा हम बात करेंगे इन दी इनकमिंग लेक्चर, और इसको वेक्टर वाले पोर्शन को कंक्लूड करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।